नमस्कार प्यारे भाई बहनों, फिर से एक बार आपका वीडियो लेक्चर के माध्यम से स्वागत करता हूँ। आज हम ऑर्गेनिक के अंदर कुछ बातें करने जा रहे हैं। मैंने आपको कॉमन नेम सिखाया था, आपको याद होगा थोड़ा बहुत, वो आपने रिवाइज किया है। कॉमन नेम फॉर्म एसिड वो सब करवाया था। एसिटोफिनॉल, सैलिसाइलिक एसिड, एल्डिहाइड, ऐसे बहुत सारे कॉमन नेम हमने देखे थे पहले, शायद आपको याद हो। बराबर, पढ़ी थी। लैक्टाल्डिहाइड, लैक्टिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, साइट्रिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड, ऐसी बहुत सी कंडीशन के ऊपर से क्या देखा था हमने, कॉमन नेम। याद आया ना सबको? अल्कोहल के कुछ नाम देखे थे हमने, ग्लिसरॉल, कैटेकॉल, रिसोसिनॉल, क्विनॉल, सैलिसॉल, सैलॉल, मतलब बहुत से देखे थे, वो आपको याद होगा। मतलब कॉमन नेम हमने देख लिए थे। तो आपको बता देता हूँ, चैप्टर 10 के अंदर जितने भी कॉमन नेम देखे हमने, चैप्टर 11 के कॉमन नेम भी हम देख चुके हैं, और चैप्टर 12 में जितने भी कॉमन नेम है वो भी हमने देख लिए। चैप्टर 12 में जो भी कॉमन नेम थे वो खास करके एमाइन के थे। किसके थे? एमाइन। वो मैंने आपको सिखाया आर वाले, याद है कि नहीं? देखो, एमाइन के कॉमन नेम और आईयूपीएसी नेम सिखाए गए। खाली ऐसे ही पूछ, प्रोपाइल एमाइन, ब्यूटाइल एमाइन, ऐसे एमाइन के कॉमन नेम मैंने आपको सिखाए। देखिए आपने वो क्या डायल्डिहाइड एमाइन ऐसा सिखाया होगा। तो यहाँ पे कॉमन नेम का जो भी टॉपिक है सब चैप्टर में से खत्म हो गया है। मतलब अगर आप चैप्टर 10 को भी देखें तो उसमें से भी नोमेनक्लेचर का जो पोर्शन है वो खत्म है, कॉमन और आईयूपीएसी का। चैप्टर 11 अगर देखने बैठेंगे अल्कोहल, फिनॉल, तो उसके अंदर भी कॉमन नेम खत्म हो गए। बराबर, चैप्टर 12 में देखो तो भी कॉमन नेम खत्म। 13 चैप्टर अगर देखें तो भी कॉमन नेम खत्म। चैप्टर 12 आई थिंक एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो एसिड में मैंने ईक एसिड समझाया था, क्या समझा? ईक एसिड, हम ऐसे बोलते पाइरुविक एसिड, वैलरिक एसिड, क्या बोलते थे? वैलरिक। 5 कार्बन को वैलर बोलते थे, फिर बोलते थे वैलरिक एसिड, कैप्रोइक एसिड। तो एसिड के कॉमन नेम में क्या था? ईक एसिड, ईक एसिड। एल्डिहाइड के कॉमन नेम में एल्डिहाइड ही लगाते थे, क्या लगाते थे? तो यहाँ पे ये सब खत्म हो गया। आईयूपीएसी नाम मैंने आपको सबके सिखाए हुए पहले से एक साथ। मतलब किसी का भी आईयूपीएसी आपको आता ही होगा कि भाई एसिड में ओइक एसिड लगता है, कीटोन में ऑन लगता है, एल्डिहाइड में आन लगता है, वो तो पता है ना। तो नोमेनक्लेचर सभी चैप्टर का यहाँ पे क्लोज करते हैं। मतलब चैप्टर 10, 11, 12, 13 जहाँ भी नोमेनक्लेचर की जरूरत है वहाँ पे सब जगह कोई जरूरत नहीं। जरूरत पड़े तो भी नोमेनक्लेचर एक साथ ही चलेगा, मतलब ऐसे कोई चैप्टर वाइज नोमेनक्लेचर करने की जरूरत नहीं। अब अगर चैप्टर 10 के अंदर देखें तो कुछ टॉपिक्स हमें दिए गए हैं। बराबर, एक तो प्रिपरेशन दिया है, क्या दिया है, और उसके बाद रिएक्शन है। क्या प्रिपरेशन और रिएक्शन समझने के लिए हमें इफेक्ट समझ में आनी चाहिए। क्या समझ में? कार्बोकैटायन, कार्बो एनायन, फ्री रेडिकल, इनकी स्टेबिलिटी के बारे में हमें पता होना चाहिए। इफेक्ट आपको पता होगा, 5 इफेक्ट है हमारे पास, आई इफेक्ट, ई इफेक्ट, एम इफेक्ट, आर इफेक्ट, एच इफेक्ट। बराबर, पता है कि नहीं? इंडक्टिव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, मैग्नेटिक रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन। तो ये सारी इफेक्ट के बारे में नॉलेज होना जरूरी है। इफेक्ट देखने के बाद आपको देखनी पड़ेगी कार्बोकैटायन, कार्बो एनायन और फ्री रेडिकल, उनकी स्टेबिलिटी के बारे में समझना पड़ेगा। क्लियर?
तभी जाके आपको रिएक्शन में ज़्यादा पता चलेगा। दूसरा एक होता है एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ। क्या होता है एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ, और एक होता है रेट ऑफ रिएक्शन। क्या होता है मतलब कौन सी रिएक्शन कब फास्ट होगी, कौन सी रिएक्शन कब स्लो होगी। तो एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ के लिए भी हमें इफेक्ट पता होनी चाहिए। क्या पता होनी चाहिए इफेक्ट। बिना इफेक्ट एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ भी हमसे नहीं होगा। क्लियर। और दूसरा हमें पता होना चाहिए, बस इफेक्ट पता होनी चाहिए। तो रेट ऑफ रिएक्शन भी इफेक्ट पर से डिसाइड होता है, रेट ऑफ रिएक्शन भी इफेक्ट पर से डिसाइड होता है। क्लियर। अभी दो ऑप्शन है आपके पास। आपने कल वीडियो देखना चालू किया मैंने बोला था प्लेलिस्ट भेजी, टेलीग्राम में भेजी बेटा। 7 बजे। आप 8:30 बजे नहीं देखते ना, तो 3:30 3:30 बजे देखते हो। ओके, आपने मेरे को 3 बजे मैसेज किया था 3:50 को, लेकिन उस टाइम में शायद था तो ऑनलाइन ही मैं उस टाइम भी, लेकिन मेरा फ़ोन साइड में रहा होगा, मैं मूवी देख रहा होगा, ऐसा कुछ होगा। बराबर मोहब्बत से करके थी संजय दत्त। जो भी है चलो कोई नहीं, आप देख लेना। मैंने प्लेलिस्ट भेजा है आपको, और फिर व्हाट्सएप ग्रुप में भी मैंने बोला है कि भाई वीडियो देखना चालू करें। देखना चालू किया आपने, देखे हुए पहले से। ओके, अभी जो प्लेलिस्ट है ना वो 2 टाइप का है मेरा सेम प्लेलिस्ट। एक मेरा है मतलब ऐसा प्लेलिस्ट जिसमें गुजराती इंग्लिश का मिक्स लेक्चर है, और सेम टू सेम प्लेलिस्ट मैंने अलग सर का भी बनाया हुआ है ऐसा, मतलब वीडियो अलग अलग जगह से लेके वो मैं आज पब्लिक कर देता हूँ उसको, या फिर ग्रुप में डाल देता हूँ अनलिस्टेड करके। अगर मेरे में से देखने हो तो भी देख लेना, लेकिन सब एक जैसा करना, बराबर। अलग सर वाले देखना हो तो वो भी देख लेना, दोनों सेम ही है। अलग सर की कॉपी करके ही बनाया मैंने, बराबर। देख लेना दोनों में से कोई भी देखना हो वो, बराबर। क्लियर। उसके अंदर टॉपिक जो है वो लाइन से चलते रहना। अगर वो टॉपिक आप देख रहे हो इफेक्ट विफेक्ट, उसके बाद ही चालू हो सकता है आप कुछ भी करना हो तो ऑर्गेनिक में, बाकी चालू नहीं हो सकता। मान लो अभी मेरे को चालू करना है एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ। क्या चालू करना है? लेकिन मैं कर नहीं पा रहा हूँ। जब तक आपको इफेक्ट का नॉलेज नहीं है तब तक मैं एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ आपको नहीं पढ़ा सकता। मेरे को चालू करना है प्रिपरेशन। क्या चालू करना है? लेकिन मैं करवा नहीं पाऊँगा आपको प्रिपरेशन। क्यों? जब तक आपके पास वो सब है ही नहीं एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ का नॉलेज, तब तक आप कर ही नहीं पाएंगे प्रिपरेशन। ऐसा नहीं करते, कर देते बहुत सारे टीचर, लेकिन फिर मज़ा नहीं आएगा आपको एमसीक्यू सॉल्व करने में। इसीलिए ऑर्गेनिक को भी साइड में रख रहे हैं थोड़ा। आप पहले वो वीडियोस क्लियर करना, समझ गए ना? फिर वो वीडियोस क्लियर हो जाए, फिर उसके लेक्चर तो मैं लूँगा ही। ऐसा नहीं है कि आपने इफेक्ट वीडियो में से देख लिया तो मैं इफेक्ट नहीं करवाऊँगा, समझे? लेकिन कैसे अभी किया है ऐसा, लेकिन आपको देखना उसी ईमानदारी से जो पहले देखे हो, समझे? जहाँ पे ना हो वीडियो लेक्चर वहाँ मुझे बोलना है। 9:30 के बाद सेट होगा लाइव क्लास। मैंने और ट्राई किया, मतलब देख लिया अपने आप। 9:30 बजे मैं फ्री होता हूँ सब काम निपटा के, तो सही है, हो सकता है 9:30 के बाद। अभी हम नया चैप्टर स्टार्ट कर देते हैं, चैप्टर 8 है ना? चलो चैप्टर 8 स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 8 का नाम है डी एंड ब्लॉक एलिमेंट। सर वो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी समझ नहीं सर। समझा देता हूँ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। CFT ध्यान रखना, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या है पहले ये समझना। स्ट्रॉन्ग लिगेंड और वीक लिगेंड को डिफरेंट दिखाने के लिए ये थ्योरी दिया गया था, CFT क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। स्ट्रॉन्ग एंड वीक जो लिगेंड होते हैं इनको अलग दिखाने के लिए CFT दिया गया था, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी।
क्रिस्टल फील्ड थियरी में थोड़ा फिजिक्स का पोर्शन भी शामिल है, बराबर। फिजिक्स के अंदर आता होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक, क्या आता होगा? और इलेक्ट्रोस्टैटिक के 3 से 4 चैप्टर होंगे फिजिक्स में, है ना। अलग अलग 3-4 चैप्टर है, उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक का पार्ट बोला जाता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक में एक चीज़ ऐसा है कि भाई अगर दोनों एक जैसे पोल है तो उनके बीच में रिपल्सन होता है, मतलब कि पॉजिटिव पोल के बीच में क्या होता है? रिपल्सन। नेगेटिव के बीच में रिपल्सन, और पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में अट्रैक्शन होता है, बराबर। अभी यही चीज़ का यूज़ किया CFT के लिए, है ना। और CFT है ना, वो भी थोड़ा ऐसे एजम्पशन पे बेसिस है, ऐसा बोल सकते हैं। इतना ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं है, ऐसा प्रैक्टिकल भी है और कुछ अजम्पशन भी है इसमें, बराबर। तो CFT में ऐसा बताया गया है कि हमारा जो भी मेटल और लिगेंड है इसके बीच में आयोनिक बॉन्ड बन रही है, ऐसा सोच लो। वैसे तो मेटल और लिगेंड के बीच में कौन सी बॉन्ड बनती है? कोऑर्डिनेशन कोवैलेंट। वैसे तो लिगेंड और मेटल के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो कैसा होता है? कोऑर्डिनेशन कोवैलेंट। लेकिन CFT में ऐसा गैस करना होता है, ऐसा सोचना होता है हमें, खाली यूं ही कि मेटल और लिगेंड के बीच में जो बॉन्डिंग है वो कौन सी? आयोनिक बॉन्डिंग। मतलब कि लिगेंड जो है वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, लिगेंड इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो ये बनेगा प्लस। क्या बनेगा? प्लस। और ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो ये क्या बनेगा? माइनस। जो भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है वो होता है लुईस एसिड। क्या होता है? लुईस एसिड। और जो भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है वो होता है लुईस बेस। सॉरी, जो भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है वो होता है लुईस बेस। क्या होता है? लुईस बेस। और जो एक्सेप्ट करता है वो होता है लुईस एसिड। ये हमने इक्विलिब्रियम में देखा, इसमें इक्विलिब्रियम चैप्टर के अंदर पहले एसिड है ना, वो एसिड प्रोटॉन डोनर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं। एसिड क्या होता है? प्रोटॉन डोनर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। तो जिसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए वो लुईस एसिड और लिए वो लुईस दिए वो लुईस बेस। चलो जो भी है, अब ध्यान रखना इसके बीच में आयोनिक बॉन्डिंग है, ऐसा खाली सोच। अब ये बात खाली समझनी है कि मेरे पास मेटल में मान लो कि भाई मेटल मेरे पास निकल है। क्या है? मेटल निकल है, बराबर। तो निकल के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 28 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बराबर। और मेरे पास लिगेंड है, बराबर, कोई भी। तो लिगेंड के पास भी अपने क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन। और जिसके पास इलेक्ट्रॉन होगा उसके पास उसका इलेक्ट्रॉनिक फील्ड होगा। क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक फील्ड। और वो फील्ड जब फैलेगा तो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बनेगा। क्या बनेगा? इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड। मैं टीचर हूँ, मेरे पास टीचिंग फील्ड है, मतलब जिस फील्ड में मैं हूँ वो टीचिंग फील्ड में। मैं जहाँ जहाँ घूमूंगा वहाँ शिक्षा का मतलब फैलावा करूँगा। खाली कर रहे नहीं कर रहे वो 2 नंबर की बात है, लेकिन खाली ऐसा बोल सकते हैं कि भाई जो जिस फील्ड पे है वो जहाँ जाता है वो बस वहाँ उसी फील्ड के गुणगान करके आता है। क्लियर? तो जो नेगेटिव चार्ज है इनके पास, उसकी वजह से उनके पास इलेक्ट्रॉनिक फील्ड है, उसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बने। अब जो दोनों एक दूसरे के पास आ रहे हैं, जब दोनों एक दूसरे के पास आ रहे हैं, अब आप समझ लेना, हम अगर किसी के पास जा रहे हैं, है ना, तो हमें उसकी अच्छी और बुरी आदतों के बारे में पता चलता रहे। फिर अगर अच्छी आदतों को ध्यान में रख के और पास चले जाते हैं तो प्यार हो जाता है, और अच्छी आदतों को ना देखते हुए उसकी बुरी आदतों को देखने लगते हैं तो फिर बहुत ज़्यादा नफरत होने लगती है। ये आपको खाली बता देता हूँ मैं लाइफ में। मान लो आप मेरे को पहले ज़्यादा नहीं जानते थे, मेरे बारे में आपको ज़्यादा नहीं पता था, गांधीनगर पहले आपने मुझे देखा तो आपको मुझसे प्यार हुआ होगा, है ना। फिर जैसे जैसे आप मेरे ज़्यादा नज़दीक आए, आपने मेरे बारे में जाना, है ना, फिर वैसे वैसे आपको थोड़ा प्यार कम हुआ होगा कि सर के बैग में वायर होता है, सर के बैग में फीस का लिस्ट भी रहता है ना। तो ऐसे वैसे जैसे नज़दीकियाँ बढ़ती है वैसे प्यार कम होता है। बस यही है कि जब तक ये दूर है तब तक तो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे पास आएंगे वैसे फिजिक्स के हिसाब से इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड और इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो दोनों ही नेगेटिव है, सेम चार्ज है, उनके बीच में क्या होगा? रिपल्सन। क्या होगा? रिपल्सन। अब रिपल्सन से क्या होता है? तो मतलब रिपल्सन के कारण सेपरेशन होता है। क्या होता है? सेपरेशन।
पहले क्या हुआ कि ये निकल है, निकल की जो डी ऑर्बिट है कितनी होती है? डी ऑर्बिटल 5 होती है। डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, 5 ऑर्बिटल होती है। जब निकल निकल होता है, निकल क्या होता है? तब उसकी पांचों ऑर्बिट की एनर्जी कैसी होती है? सेम होती है। जब निकल सेपरेट है तब उसकी पांचों ऑर्बिट की एनर्जी सेम है। लेकिन जैसे ही इसकी लाइफ में कौन आता है? लिगेंड आ जाता है। कौन आता है? लिगेंड। अब इन दोनों के इलेक्ट्रॉन क्लाउड के बीच में रिपल्सन होने लगता है। क्या होने लगता है? उसकी वजह से ये होता है कि जो डी ऑर्बिट की जो एनर्जी है वो किसी कुछ भी ऑर्बिट की एनर्जी बढ़ जाती है और कुछ भी ऑर्बिट की एनर्जी कम हो जाती है। मतलब सेपरेशन होता रहता है एनर्जी में, समझे कि नहीं? और वो डिपेंड करता है लिगेंड कौन सा है उस पर, मतलब स्ट्रॉन्ग लिगेंड है कि वीक लिगेंड। जितना रिपल्सन ज़्यादा होगा उतना सेपरेशन ज़्यादा होगा, जितना रिपल्सन ज़्यादा होगा उतना सेपरेशन। अगर रिपल्सन कम है तो एनर्जी सेपरेशन कम होगा, रिपल्सन ज़्यादा है तो सेपरेशन ज़्यादा होगा। कब रिपल्सन ज़्यादा होगा ये समझो। लिगेंड इसके जितना ज़्यादा नज़दीक आएगा रिपल्सन, आपको मेरे से अगर मान लो पहले ज़्यादा प्यार था अब कम है, इसका मतलब आप मेरे क्लोज आ रहे हैं। आप जहाँ हुआ खड़े रहो, ज़्यादा जैसे जैसे क्लोज आओगे वैसे वैसे ज़्यादा नफरत होगी। ध्यान रखना, ऐसा नहीं मेरी बात कर रहा हूँ, किसी के भी। आप अपने मम्मी पापा के भी ज़्यादा क्लोज चले जाओ उनसे नफरत करने लगते हो, कि उनके बारे में आपको कुछ ऐसी बातें पता चलती है जो आपको पता नहीं करनी थी। फिर आपको आपके पापा से ही नफरत होने लगती है, समझे कि नहीं? मतलब जब ज़्यादा क्लोज गए तो उनकी ज़्यादा फटे में टांग डाली, उनका पास्ट आपने चेक करने की कोशिश की, उनके फ्यूचर प्लान अगर चेक करने की कोशिश की, कुछ भी अगर आपने ऐसा ज़्यादा उनके अंदर कुंडा उतरने की कोशिश की तो फिर तैयार रहना, है ना, CFSC के लिए, सेपरेशन के लिए। समझ गए? हाँ ठीक है, पप्पा है बरोबर है, ठीक। अरे खाली ऐसे ही कर रहा हूँ, मेरी तरफ देखो मत ऐसे, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मेरी पर्सनल मत अटैच मत करो उसको, पर्सनल है हमेशा। डूंगरा दूर थी रड़ियों बनाते हैं। तो होगा ये कि अगर लिगेंड ज़्यादा पास आया मेटल के तो ज़्यादा रिपल्सन तो ज़्यादा सेपरेशन। कुछ लिगेंड होते हैं वो कम पास जाते हैं, कुछ लिगेंड ज़्यादा पास जाते हैं। वीक लिगेंड जो होते हैं क्या होते हैं? तो वो क्या है कि ऐसे मेटल से दूर रह के उसको इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, इतना पास जाके बॉन्डिंग नहीं करते। स्ट्रॉन्ग लिगेंड एकदम स्ट्रांगली ये जादू तेरा मुझ पे चल गया, है ना, तो वो क्लोज जाने की कोशिश करेंगे और फिर वो क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन। तो ऐसा पाया गया है कि जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड मेटल को इलेक्ट्रॉन पैर देने जाते हैं तब सेपरेशन ज़्यादा होता है, और वीक लिगेंड देने जाते हैं तब सेपरेशन कम होता है। ये सेपरेशन की जो कहानी है इसी को क्या कहते हैं? CFC। समझे कि नहीं? मतलब क्रिस्टल फील्ड थियरी, कि जब क्रिस्टल बन रहा था तब उसके फील्ड के अंदर कैसे सेपरेशन हुआ उसी को समझाने की थियरी, उसी को बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड थियरी। अब ये देखना पड़ेगा कि ये सेपरेशन में कैसे एनर्जी बढ़ती कम होती है। तो इससे पहले हमें डी जो ऑर्बिट है उसकी कुछ टाइप देखनी पड़ेगी। इसमें से कुछ लिखना है तो लिख लो। अभी डी ऑर्बिट की टाइप समझानी पड़ेगी मेरे पास में। लोग 12:30 बजे क्या करते हैं? खाना 12:30 से 1:30 बजे खाना खाते हैं। 11:30 से 12:30 इसका बायो का 11:30 से 12:30 बायो का लेक्चर।
सब एक साथ बायो के लेक्चर में रेडी चल रहा है। हाँ, डी ऑर्बिट की तरह दो टाइप उसकी ओरिजिन पर से किस पे से ओरिजिन। हमारे पास अगर डी ऑर्बिट है, डी ऑर्बिट है, सोमवार आई जैसे सोमवार आई जैसे बताया समझा। फिजिक्स में भी एक सर ने कीधું है અને કેમેસ્ટ્રીમાં તો आई बायोलॉजी वाला भी आई जैसे सोमवार बराबर। तो डी ऑर्बिटल के दो टाइप है उसकी ओरिजिन पर से किस पर से ओरिजिन। अगर उसकी ओरिजिन को देखें तो उसके दो टाइप पड़े हैं। ओरिजिन मतलब कहाँ से वो पैदा हुई वो हमें देखना पड़ेगा। आप शेप देखना कभी टाइम मिलेगा आपको। शेप ऑफ डी ऑर्बिट 11th की बुक में दिए शेप बराबर डी ऑर्बिट की। तो अगर शेप देखे डी ऑर्बिट के तो कैसे होते हैं देखना। ये मतलब एक्सिस है, क्या है एक्सिस। मान लो ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड एक्सिस है। तो कुछ डी ऑर्बिट के शेप ऐसे होते हैं बराबर। समझिए कि नहीं मतलब किस तरह डबल डबल शेप होता है वो तो पता है। और जैसे ही मतलब डी ऑर्बिट एक्सिस पे आती है तो वो एक्सिस हमें दिखाई देना बंद हो जाती है, मतलब पीछे की एक्सिस हमें दिखती नहीं है। क्लियर। कुछ बार क्या होता है कि डी ऑर्बिट जो होती है उसके शेप ऐसे होते हैं। डी ऑर्बिट के जो शेप होते हैं वो ऐसे होते हैं कुछ डी ऑर्बिट के। तो यहाँ से ये, यहाँ से ये, यहाँ से ये और यहाँ से ये, मतलब इस टाइप के शेप होते हैं। मोबाइल तो मना बोला ऐसे सोचना मत मैं क्यों बोला, आपको पता नहीं चलता है। एज पूरी चीज़ होती है अपनी। फिर क्या है हमें ऐसा लग रहा है कि हम तो कर पाएंगे लेकिन नहीं होता है। फिर वो क्या है कुछ ना कुछ निकलता है ना। प्रोजेक्टर में क्या एक डर बनी रहती है कि अचानक से कोई भी आके झाँक लेगा, उसमें तो क्या है अपना ही है। तो ये ध्यान रखें। फिर भी क्या है वो सिर्फ एक क्रेज आ जाता है अपने हाथ में। तो ये एक्सिस है मान लो, समझ लीजिए ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड, ये एक्सिस है बराबर। और एक्सिस के बीच में यहाँ पे ये ऑर्बिट है। तो ये जो ऑर्बिट है वो एक्सिस के बीच है और ये ऑर्बिट है वो एक्सिस के। इसकी ओरिजिन तो समझता ना, ओरिजिन ही बोलता ना, पैदा कहाँ से होती है उसको क्या बोलते हैं ओरिजिन। अब इसकी जो ओरिजिन है ना वो एक्सिस के ऊपर से, कहाँ से एक्सिस के ऊपर से। आप वो मटका कुल्फी खाते हो ना, मटका कुल्फी में कैसे जो वो सलिया होता है उसके ऊपर ऐसे कुल्फी होती है और जो सलिया होता है उसी के ऊपर उसकी ओरिजिन होती है। ऐसा ही होता है ना कुछ, समझे कि नहीं। फिर सलिया नहीं दिखता है हमें, ऊपर भी कुल्फी दिखती है, समझ गए। तो मतलब पूरा है, अगर सलिया निकाल दें कुल्फी के टुकड़े हो सकते हैं। तो बिल्कुल उस टाइप का होता है इसका ओरिजिन। ऐसी जो डी ऑर्बिट है इसको ईजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं एक्सिस को एज कहा जाता है। क्या कहा जाता है एज, एजिस नहीं बोलते हम। ये जैसे ये रूम की एजिस, भार ये भारी है ना, इसको क्या बोलते हैं एजिस। तो ये एज है, क्या है एज के ऊपर इसका जनरेशन हुआ, इसीलिए इसको ईजी टाइप ऑफ डी ऑर्बिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं ईजी, एज जनरेटेड डी ऑर्बिटल। क्या बोलते हैं एज जनरेटेड डी ऑर्बिट्स, एज DDGE, एज जनरेटेड डी ऑर्बिट्स। अगर आपके पास 11th की बुक हो तो आप देखो शेप को पता चलेगा कि एज जनरेटेड डी ऑर्बिट क्या होती है। चैप्टर नंबर 2 के अंदर होगी, एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर। एज जनरेटेड में क्या निशानी है वो बता देता हूँ कि जो भी एज होगी उसके ऊपर जैसे ही ऑर्बिट जाएगी हमें पीछे से एज दिखना बंद हो जाएगी, एज की निशानी है। क्लियर। और बाकी कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे ऑर्बिट है, फिर यहाँ पे है, फिर यहाँ पे और फिर यहाँ। और हमें ऐसा लग रहा है कि ऑर्बिट कहाँ है एज के ऊपर, लेकिन फिर भी हमें पीछे से एज दिखाई पड़ती है। इसका मतलब ऑर्बिट एज के ऊपर है खाली, लेकिन उसका छाया है। क्या है उसका साया है, कोई उसके ऊपर वो ओरिजिन उसके ऊपर नहीं। अगर हमें पीछे से दिखाई दे रही है एज, इसका मतलब
खाली ऑर्बिट की एक जो लॉब है वो एज के ऊपर ऐसे साया बना रही है, बाकी उसकी जो ओरिजिन है वो एज के ऊपर नहीं हुई, समझिए। उसको T2G बोलते हैं। क्या बोलते हैं? T2G मतलब जो एज के बीच में पैदा हुई है उसको क्या बोलते हैं? T2G। मतलब ये एज है, इसके बीच में इसका ओरिजिन है, ये एज है, इसके बीच में इसका ओरिजिन है, ये एज है, तो मतलब ये वाली एज और ये वाली एज, इसके बीच में इसका ओरिजिन है। एज पे ही ओरिजिन तो EG, एज इसके बीच में ओरिजिन है तो T2G। समझ लीजिए दो टाइप की डी ऑर्बिट होती है। क्या होती है? दो टाइप की। एक होती है डी जेड स्क्वायर। क्या होती है? डी जेड स्क्वायर, जो ऐसा शेप रखती है, आपने कभी देखा होगा, यानी इसका शेप ऐसा होता है डी जेड स्क्वायर। और फिर आपको ये दिखना ही देना बंद हो जाए, तो ये कौन सी होगी? EG। अब ध्यान रखना डी के अंदर 5 है, बराबर। डी ऑर्बिट 5 है, उसके दो टाइप है, एक होते हैं EG और दूसरे होते हैं T2G। EG में होती है dx² y² और dz², और T2G में होती है dxy dyz और dz। हमें ये समझना है कि डी ऑर्बिट की जो ओरिजिन के हिसाब से दो टाइप दिए गए, EG और T2G। EG मतलब एज जनरेटेड, जो एज पे पैदा हुई है, और T2G मतलब एज के बीच में, बराबर। समझ गए? क्लियर है बात? ओके। तो डी ऑर्बिट की दो टाइप है। क्लियर? आप ज़्यादा तभी समझ पाएंगे जब आप शेप देखेंगे। क्लियर? चैप्टर नंबर 2(11), अब उसके अंदर आप फिगर देखना, फिर आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगी बात है। देखिए हो गया। अब हमें ये देखना पड़ेगा कि सेपरेशन में क्या हो रहा है ना, मतलब EG और T2G में कब किसको प्रॉब्लम हो रही है, मतलब किस टाइम कौन ज़्यादा रिपल्सन सहन कर रहा है। इसमें क्या होता है, कभी आपको ज़्यादा बुरा लगता है मेरे बारे में, कभी मेरे को आपके बारे में ज़्यादा बुरा लग सकता है, वो डिपेंड करता है कंडीशन। जब फीस मांगता हूँ मैं, तब आप मुझसे ज़्यादा नफरत करते हैं,
और जब आप टाइम पे फीस पे नहीं करते तब हम आपसे ज़्यादा नफरत करते हैं। या फिर आपके मार्क्स अच्छे नहीं आते तब भी हमको आपसे ज़्यादा नफरत होने लगती है। और मैं जब वायर लेके खड़ा रहता हूँ तब आप हमसे ज़्यादा नफरत करते हैं। समझ गए कि नहीं? समझे कि नहीं? तो जरूरी नहीं है कि हर बार आप ही ज़्यादा नफरत करते हैं या हम ही करते हैं, ऐसा नहीं है। वो डिपेंड करता है कंडीशन पे, है ना। कंडीशन पे कौन सा वार है, सोमवार है, मंगलवार है, उस पर। तो जरूरी नहीं है कि हर बार ईजी ही ज़्यादा रिपल्सन सहन करे। कभी कभी टिट्टू जी को भी ज़्यादा रिपल्सन का सामना करना पड़ सकता है। और वो डिपेंड करता है कोऑर्डिनेशन नंबर पे। किस पे डिपेंड करता है? कोऑर्डिनेशन। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, क्या है कोऑर्डिनेशन नंबर? अगर 4 तो टिट्टू जी को ज़्यादा रिपल्सन सहन करना पड़ेगा और ईजी उस टाइम कम रिपल्सन सहन करेगी। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? 4 है तो क्लियर। और कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 6 है तो उस टाइम में ज़्यादा रिपल्सन कौन लेगी? ईजी लेगी और टिट्टू जी उस टाइम में रिपल्सन कम लेगी। अब याद रख लेना कैसे। 4 को हम टेट्रा बोलते हैं और उस टाइम टी वाली का ज़्यादा। समझिए कि नहीं? वैसे 4 का शेप कैसा होता है? टेट्राहेड्रल। तो उस टाइम टी वाली का ज़्यादा रिपल्सन। समझ गए? जिसने ज़्यादा रिपल्सन सहा उसकी एनर्जी ज़्यादा। समझ गए? जिसने जितना ज़्यादा रिपल्सन उतनी एनर्जी ज़्यादा। क्लियर? केमिस्ट्री का यही रूल है। मैंने इक्लिप्स टेगड़ में भी पढ़ाया था कि इक्लिप्स में रिपल्सन ज़्यादा होता है, एनर्जी बढ़ जाती है, स्टेबिलिटी कम हो जाती है। यही था केमिस्ट्री में, यही चलता है। ज़्यादा रिपल्सन ज़्यादा एनर्जी। तो ध्यान रखो अभी कि अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है हमारे पास तो उस टाइम में क्या होगा? टिट्टू जी ज़्यादा रिपेल होगा और ईजी कम। आप बोलोगे सर ऐसा क्यों होगा? नहीं, टिट्टू जी ज़्यादा रिपेल क्यों होगा, ईजी क्यों कम? तो जियोमेट्री ऐसी बन रही होगी और शेप वाइज उनको ज़्यादा रिपल्सन सहन करना आने का मतलब जियोमेट्री समझो आप। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की जियोमेट्री अलग होती है, क्योंकि ऐसी जियोमेट्री होती है या फिर जियोमेट्री ऐसी होती है कोऑर्डिनेशन नंबर 4 पे। तो ये जियोमेट्री ऐसी बनी होगी कि लिगेंड जब आते होंगे तब टिट्टू जी बाहर की तरफ रहती होगी इस जियोमेट्री में और उसको ज़्यादा रिपल्सन सहन करना पड़ा होगा। समझे कि नहीं? समझ रहे हो? इस जियोमेट्री के हिसाब से ऐसा होता होगा, इसीलिए टिट्टू जी की एनर्जी ज़्यादा होती होगी। और जब ऑक्टाहेड्रल शेप की बात करें तब शायद ऐसा आता होगा कि ईजी को बाहर रहना आया होगा और उस टाइम लिगेंड के इलेक्ट्रॉन क्लाउड के साथ उसका भिड़ जाना आया होगा। समझेंगे? मान लो हम आर्मी है, क्या है आर्मी। अब आतंकवादी इस तरफ से आए तो यहाँ पे जो आर्मी खड़ी होगी उसी पे बटन ज़्यादा आएगा, उस तरफ खड़ी है उसको कोई लेन देन नहीं होगा इतना। समझे कि नहीं? वो डिपेंड करता है कहाँ से क्या आ रहा है। समझे कि नहीं? देखा है ना केसरी। तो ये ध्यान रखना है कोऑर्डिनेशन में 4 पे टिट्टू जी की एनर्जी बढ़ती है, 6 पे ईजी। एक याद रखना है इसको, टी से टी मिला। क्या मिला? तल से तल। वैसे ये टी से टी, समझ में ना? टी है और ये टी। उस टाइम में टी की बढ़ेगी। अरे लिख दो, है लिखा है कि कोऑर्डिनेशन में 4 है तब टिट्टू जी की बढ़ती है एनर्जी और 6 पे ईजी की बढ़ती है। लिख के दिखाऊं फिर से? ओह सिंसियर स्टूडेंट्स। हाँ मैंने सुना तो था मोर्सी ने कुछ लैपटॉप लाया था विंडो का। ऐसा नहीं था नया लाया था ऑनलाइन के वक्त में कुछ था ही पहले से। मैंने यार थोड़ी गलती कर दी। लैपटॉप लेना था, मैं गलती से सीपीयू बनवा दिया। मतलब पहले क्या हुआ, मैं थोड़ा दगाबाजी हो गई अपने साथ। मतलब पहले मैं उसके बाद सीपीयू बनाने गया, उसने बोला 9,000 रुपये होंगे। मैं बना चल सीपीयू। फिर मैं घर पे आया, मैं भाई को बात की तो उसने पता नहीं फ़ोन में क्या बात की आपस में उन दोनों ने मिलकर। वो बोला 16,500 हो गए। मैं बोला ठीक है बना चल। तो इसने चेंज किया होगा अंदर से। फिर आ गया सीपीयू घर पे बन के, फिर रेडी होके आ गया। फिर वो 1 TB का हार्ड डिस्क था। तो मैंने सब अपनी शादी की, मेरे पापा की शादी की, सब अंदर कैसेट ने वैसेट ने सब डालना चालू किया तो हार्ड डिस्क फुल। 2 दिन में तो 1 TB फुल हो गई।
बोला ये फुल हो गया, क्या करने का, नई हार्ड डिस्क डालनी पड़ेगी। मैं कैसे, तो 2-2 TB की और 2 डालनी पड़ेगी। तो कितने की, 10,000 की आएगी, डालो तो ये 10,000 भी जाएगा। फिर हुआ ये कि भाई अंदर एंटीवायरस डालना पड़ेगा 3 साल का, डालो तो एना को 1700-1800 वड़ी गया भाई બધું થઈ ગયું ને। તો પીસી ઉપાડવામાં ચાલુ થવામાં ટાઈમ બહુ લે, ઓલી હાર્ડ ડિસ્ક મોટી લાગી એટલે ને આટલું ભરાઈ ગયું બધું 3 TB જેવું, તો કે હવે SSD लगानी पड़ेगी इसके, કે 3500 બીજા કે ના એવું કરી કરી હંતે બેઠે જાય પડ્યું। એટલા તો લેપટોપ ના ગયા આરામથી આવે જ ને, ઓલું જેવું ઘરે પડ્યું રહે લેપટોપ હોય તો બધે લઈને ફરતા, ઉપરથી સ્ક્રીનની સ્ક્રીન બી થઈ જાય, આમાં ખાલી એકલું CPU કશું નહીં। બોલો નવનું હત્યાવી હતી પણ મારું CPU બહુ વજનમાં ભારે હતા કે આ CPU હું ઉપાડું તો આમ લાગે જોડે કશું હે નહીં અંદર, મારા CPU તો કેટલી સાધન સામગ્રી અંદર હેવી છે વજનમાં બહુ, એવું લાગે જાણે દાગીને ઉપાડ્યો પણ અંદર બધું નંખાઈ ગયું છે એટલું હોય ને, બ્લૂટૂથનું વાઈફાઈનું જે જોઈએ અંદર બધી સુવિધા, USB એક અંગાતે 8 USB લાગે અંદર, એક અંગાતે 8 બનાવી દીધું છે ભાઈ, પણ હવે એવું નથી કરવાનું। હવે એમ થાય કે લેપટોપ લાવ્યો તો સારું, હવે હું લેપટોપ લાવી દે, પેલું લાવી તો મૂક્યું ઘરે ડગમાં, અને મારું લેપટોપ હોય તો ભરાયેલું જ પડ્યું એક જગ્યાએ ચાલુ ને ચાલુ, કઈ જરૂર તો કોપર ખોલે જ ઈચ્છા થાય। પૂછી હવે વેચીને પાછું લેપટોપ આવતો હોય તો કંટાળો આવે બધું પાછું આમાંથી આમાં લેવાનું ને બધું ક્યાં થાય। अरे हाँ टेट टू जी नहीं जी, ओके, कब किसकी एनर्जी बढ़ जाती है वो सीखो। अब ध्यान रखना है कि अगर 6 लिगेंड आएंगे तो ईजी की बढ़ेगी और 4 आएंगे तो टेट टू जी की बढ़ेगी, बराबर। चलो मान लो हमारे पास ये है TiH2O 6+3, बराबर, क्या है TiH2O 6+3, कितने लिगेंड है इसमें, ज़्यादा एनर्जी किसकी होगी, Eg की होगी, किसकी होगी, Eg की, समझ गए। अगर इसका हम ड्रॉ करने जाए ग्राफ तो पहले खाली वो निकाल दो सब जो भी होता है, टाइटेनियम की ऐसे क्या होती है ऑक्सीडेशन नंबर 31 4s2, आर्गन 33 होता है, क्या था 32 शक्ति 32 4s2, टाइटेनियम 32 4s2, समझ रहे हो ना। अब टाइटेनियम +3, टाइटेनियम +3 मतलब 31 4s0, समझ गए ना। टाइटेनियम +3 मतलब 31 4s0, लिगेंड कैसे वीक, मतलब ऐसे के ऐसे ही रहेंगे, फिर पैरिंग नहीं होगी, समझ गए, ओके। अब 3D1 मतलब ऐसा होगा, समझ रहे, 3D1 मतलब ऐसा। अब इसमें कौन सी क्या है वो अपने को पता नहीं चलता, मतलब कौन सी ऑर्बिट कौन सी है वो पता नहीं चले, मतलब कोई भी dxy dyz dzx dx2 y2 और dz कुछ भी हो सकता है इसमें, हमें पता नहीं होगा कौन कौन सी है, ऐसा जरूरी नहीं मैंने ये z2 लिखी तो ये नहीं होगी, ये भी हो सकती है z2, समझेगे नहीं। अब देखते हैं इसका कि होगा क्या, मतलब सेपरेशन कैसे होता है, तो समझना। पहले अपने पास टिटेनियम है, क्या है, तो टिटेनियम है अपने पास, जब टिटेनियम होगा तब उसकी पांचों की पांचों d ऑर्बिट की एनर्जी सेम होगी, इक्वल होगी। अब टिटेनियम के लाइफ में कौन आया, H2 आया, कौन है H2, कितने 6 H2 आए, समझेगी नहीं, 4 5 और 6 H2 जैसे आए इसकी एनर्जी में क्या होगा, सेपरेशन। अब ये जो 5 ऑर्बिट है 1 2 3 4 5
इनकी एनर्जी अब सेम रहेगी नहीं। एनर्जी में क्या होगा, सेपरेशन। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं एनर्जी, क्या लिखता हूँ, एनर्जी, बराबर। पहले एनर्जी सेम थी, जब जैसे जैसे बड़ा हुआ, बड़ा होने के बाद उसकी लाइफ में कौन आया, ठीक है। पहले हम छोटे होते हैं, जब छोटे होते तब हमारे फ्रेंड, हम चाहे कितने भी अमीर घर से क्यों ना हो और हमारा फ्रेंड कितना भी गरीब क्यों ना हो, फिर हम एक दूसरे को सेम मानते हैं। जब हम छोटे हैं, जब हम पता ही नहीं है पैसा क्या चीज़ होती है, उस टाइम हम इक्वली मानते हैं एक दूसरे को, समझ गए कि नहीं। तब हमारे बीच में इतनी मतलब वो दूरियाँ नहीं होती है, सेम मानते रहते हैं। ऐसा ही लगता है सेम एनर्जी है, ये भी इंसान है, हम भी इंसान है, एक दूसरे का जूठा भी खा लेते हैं हम, समझे कि नहीं। जब हम छोटे, जब हम बड़े होते जाते हैं हमारी लाइफ में लिगेंड आता रहता है, फिर पता चलता है कि ओ ये वेरी चीप पर्सन इज दिस, है ना, आई एम एक्स्ट्राऑर्डिनरी। फिर सब सेपरेशन चालू होता है, समझे नहीं, बस यही है लाइफ, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, एनर्जी का सेपरेशन। एक जो है उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी, और जिसकी एनर्जी बढ़ेगी वो कौन होगी यहाँ पे, ईजी, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल शेप में ईजी के हिस्से में आया रिपल्सन है ना, बराबर। जिसकी एनर्जी कम होगी वो कौन होगी, देखो पहले एनर्जी लेवल ये था, ये था, अब बड़ी और यहाँ पे एनर्जी कम है। अब यहाँ पे देखना है कि ईजी के कितने होती है ऑर्बिट, 2। ईजी के पास कितनी ऑर्बिट होती है, 2। ये मैं जो लाइन कर रहा हूँ वो ऑर्बिट है, और टी के पास कितनी ऑर्बिट होती है, 3। तो ये होगी टी। अब खाली याद रखने के लिए कितना ऊपर नीचे होता है वो, यहाँ 3 है, टोटल 5 है, तो हम करेंगे 2/5। क्या करेंगे, 2/5, मतलब 2/5 जितनी कम होती है, प्रैक्टिकली ऐसा पाया गया है, 2/5 जितनी कम होती है। और यहाँ पे 2 है, टोटल 5 है, क्या करेंगे 3/5। इसकी 3/5 जितनी क्या करती है, इंक्रीज करती है। मतलब जो भी एनर्जी लेवल था पहले, उस एनर्जी लेवल से ईजी की कितनी बढ़ेगी, 3/5, और K2G की कम कितनी होगी, 2/5। मान लो ये एनर्जी लेवल अगर 50 है, क्या है 50, तो यहाँ पे कितनी होगी एनर्जी, 50 का 3/2 कितना होगा, 50 × 3/2 150 भागे 3/5, ओके 3/5 साइड में हो गई 30, मतलब 30 जितनी बड़ी, देखो T कितनी 50 और 30 जितना बड़ा कितनी हो गई 80। Eg की एनर्जी अब कितनी होगी 80। देखो पहले सब यही थी, मतलब K2G भी यहाँ थी और Eg भी यहाँ थी, मतलब सबकी एनर्जी सेम इक्वल थी। अब 80 हो गई किसकी, Eg रिपल्शन की वजह से। T2G में कितना कमी आई, 2/5, 2/5 मतलब कितनी कमी हुई 20, ठीक कितनी 50, 20 कम हुई 30 हो गई 20 की एनर्जी, समझे कि नहीं। जो एनर्जी पहले 50 थी, दोनों की 50 थी, अब यहाँ एनर्जी में क्या हुआ, सेपरेशन हुआ। इसको, इसका जो डिफरेंट आता है इसको CFSE बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्रिस्टल फील्ड सेपरेशन एनर्जी, समझे कि नहीं। दो फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर सेपरेशन होने की वजह से एनर्जी में जो डिफरेंट आया उसको बोलते हैं CFSE वैल्यू। इसका दूसरा नाम आप E भी दे सकते हो, क्या दे सकते हो, इसको आप डेल्टा E भी बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, डेल्टा। ऐसा ना बोल रहे तो डेल्टा T बोल सकते हो, अरे डेल्टा O बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, O मतलब ऑक्टाहेड्रल, O मतलब जब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बना तब एनर्जी में आया हुआ सेपरेशन। ये ऑक्टाहेड्रल ही बनेगा ना शेप इसका, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो शेप कौन सा आएगा, ऑक्टाहेड्रल। क्योंकि ऑक्टाहेड्रल जब कॉम्प्लेक्स बना तब एनर्जी सेपरेशन, तो उसको क्या बोल सकते हो आप, डेल्टा O या तो फिर डेल्टा E या तो फिर E या तो इसको CFSE के नाम से भी जान सकते हो। क्लियर, समझ में आई बात। और इसके अंदर एनर्जी सेपरेशन ये हुआ, ये ध्यान रखना, जिसकी बढ़ रही है इसकी कम हो रही है, पता होना चाहिए। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में Eg की बढ़ती है, T2G की कम होती है। ये कैसे पता चलेगा, यहाँ पे 2 है तो 3/5 करना है, 3 हो तो 2/5। और दूसरा है ना, थोड़ा फिगर में ध्यान रखना कि 3/5 में तो बड़ा होना चाहिए और 2/5 में थोड़ा, कुछ बच्चे क्या करते हैं दोनों इक्वल रखते हैं, फिगर रॉन्ग हो जाएगा फिर, समझे कि नहीं। फिगर ड्रॉ करना आएगा नहीं आपको
अगर आए कहीं तो फिर ध्यान रखें 2/5 से अलग में 0/3 क्लियर है। अब मेरे को ये बताओ कि इसका एक इलेक्ट्रॉन है, रेडियम में कितना इलेक्ट्रॉन, एक, तो वो किस में होगा, T2G में होगा कि EG में होगा, T2G में होगा। इलेक्ट्रॉन हमेशा वहाँ हुआ करते हैं अक्सर जहाँ एनर्जी कम हुआ करती है, इलेक्ट्रॉन अक्सर वही रहते हैं जहाँ एनर्जी, मतलब जो एक इलेक्ट्रॉन है वो आप यहाँ कहीं भी लिख सकते हो, इस तरफ नहीं लिख सकते हैं क्योंकि हमने इसको नाम क्या दे दिया, EG के, समझे कि नहीं। हम ये बोल सकते हैं कि अभी जो इलेक्ट्रॉन है बराबर वो T2G 1 है और इसके अंदर EG क्या है, 0, समझे कि नहीं। ये T2G की 3 है, उसके बाद एक इलेक्ट्रॉन है EG के पास 0, समझे। अब आप जो बोल रहे हैं कलर आते हैं, कलर कैसे आते हैं बाद में पता चलेगा, अभी ये इस लेवल पे है, टाइटेनियम कौन से लेवल पे, इस लेवल पे T2G 1 और EG 0। अगर इसके ऊपर लाइट पड़ती है, क्या पड़ती है, तो क्या होता है कि T2G का इलेक्ट्रॉन EG में जाके वापिस आ जाता है, एनर्जी लेके इलेक्ट्रॉन जाता है फिर वापिस आता है, जितनी एनर्जी लेके गया था वो लॉस्ट करके थोड़ी देर घूम फिर के वापिस आए, उस टाइम एक वेवलेंथ वो प्रोड्यूस करेगा और उसकी वजह से हमें लाइट कलर दिख रहा है। वो अभी नहीं पढ़ना है, कलर तो आज नहीं समझ में आएगा, आज तो खाली CFT क्या है वही समझ में आएगा, कलर कल समझ में आएगा। और कलर टॉपिक आने वाला ही था अंदर, लेकिन आपने बोला CFT करो तो फिर मोहन करवा देते हैं, चलो अभी वही थे, समझ में आई बात। तो इसका ये कन्फ्यूगेशन निकल गया है। चलो अभी दूसरा मैं कोई दे रहा हूँ आपको, यार ऐसा है NiH2O4 + 2 है। चलो अब इसका ऐसा बना सकते हो, आइए लिख दो इसका बना सकते, टाइम क्या हुआ, खाली आप इसका ऐसा बनाएंगे। अभी है ना आप मतलब बेस कॉलर तो ऐसे 1:30 बजे तो कोई दिक्कत नहीं है, खाली घर पे बोल देना लेट होगा, ऐसा है 12:30 से 1:30 मेरा ही लेक्चर है वापस, समझ 12:30 से 1:30 मैं वापस आता, ऐसे फ्री बैठ के मेरे को मज़ा नहीं आती, घंटा ला इससे अच्छा 12:30 से 1:30 वापस मैं ही दे देता हूँ, है ना, 12:30 से 1:30 जब तक है तब तक लेते हैं, मतलब आज कल संडे जब तक है तब तक, अगर नहीं मान लो आज और मंडे को बोला है ना आप आए कोई रीज़न से तो फिर मेरा ही होगा। तो इस कलर को भी बायोलॉजी ऊपर बैठ के देखना है, मैथ्स के भी सर आ जाएंगे मंडे से शायद, बात तो हुई है, फिर अगर वो बेवकूफ़ी कर दो तो कोई बोलते नहीं, बाकी बात तो की है मैंने। तो एक चीज़ समझ में नहीं आ रही, मार्केट में कोई काम है नहीं बराबर, सब घर पे ही है ऐसे, शर्मा सर कुछ नहीं कर रहे हैं, ऐसे बैठे ही खाली, कुछ काम नहीं है उनके पास, सच में कुछ भी फेंका मार रहे हैं कि मेरे को ऑनलाइन ये है वो है जो भी है। मैं इतना समझता हूँ कोई पागल नहीं है कोई कि ऑनलाइन की इतनी फीस दे, नहीं इतना भी किसी के पास पैसा भी नहीं, सीधी बात है, खबर नहीं सुने। हाँ नवरी बाजार ऐसे कशू नहीं करता, बात तो करता है पढ़े खाली बहन तो छोरी ना कर गई हम कहीं सुन बना और तो नहीं बना એવું હોય હું તમને કહું મારે સાડો હોય ને હાવ નવરો હોય કશું નહીં કરતો રખડ પણ કોઈક વખત બધું ઝાટકાયેલો એક બે વખત જ્યારે કે કોઈક વખત આમ લઈને આવશે ને કોઈ શાકભાજી કે એવું કે છાશ કે એવું કંઈ બી તો મને ફોન કરશે કે બને એવી કેવો આદર સ્કૂલ આવો કેમ ક્યાં હું લઈને આવ્યો ઘરે આપવાનું, એટલે હું તો એમ જ તું નાખી દે રોડ ઉપર નહીં જોઈતું મારે, એટલે કહું એને પૂછીએ ને કે કેમ તમારે આદર્શ બોલા કે टाइम क्या है ने काम શું હશે ખબર, લુખ્ખા જોડે બેહવાનું જોઈએ, એટલે મન કહે છે તમે આદર્શ અહીં લઈ જાઓ બધું એમ, હું ફ્રી નહીં, ખબર નહીં ધંધો હું કરે, એટલે અમુકને એવું હોય હા નવરા બેરીને ટાઈમ ના આવે,
काल भी तो आखो दाड़ो फ्री हूँ। हाँ तेजी नवरी હોય એમના કોઈ ટાઈમ નહીં બોલો બન કે સન્ડે તમે આપણા ઘરે આવો કેમ કે મારે એક કામ હતું તમારી જોડે માહિતી લેવી મેં તું આવી જજે અરે પણ કે હું કે ફ્રી હું માહિતી તાર લેવી એક કામ તારે હે તો શું આવે ભાઈ મને ફૂવા ભાઈ હું બધા ભાભીને બધું સમજાવું તો એવું સમજાય એટલે તમે મારા ભાઈઓની ખેંચો આવે ઝઘડો કરે અમે એને એવું લાગે કે હું નવરો ને ભાઈ આખો દાડો બીજી શેડ્યુલ બાબુ એવડી કે જઈને આવો ને અમારી શું એ કે આદર્શથી બધું વખત તો નાખી દે રોડ ઉપર हुआ है सिस्टम। अब ये देखो NaH2O4 है क्या NaH2O4 अब इसकी इलेक्ट्रॉन कंफिगरेशन देखो तो क्या आएगी CD8 आएगा OH0 आएगा पैरिंग होगा कि नहीं होगा नहीं होगा पैरिंग। अब हम हमारे पास D है क्या है D तो D की 5 होगी समझे उसमें क्या होगी DXY DYZ DZX DX2 Y2 और DZ2 ऐसा होगा। अब इसमें होगा क्या किसकी एनर्जी बढ़ेगी T2G की बढ़ेगी Tg की एनर्जी कम। अब हमारे इलेक्ट्रॉन कितने हैं हमारे पास 8 तो हमें 8 इलेक्ट्रॉन अरेंज करने चाहिए तो क्या होगा 1 2 3 4 5 अब मेरे को बोलो 6 कहाँ से चालू करूँ यहाँ से करूँ हाँ 6 7 और 8 अगर किसी ने गलती की 6 7 और 8 तो वो आदमी गलत फिर समझेगी नहीं। अब आप बोलोगे सर आपने तो हमें यही सिखाया 1 2 3 4 5 6 7 8 चलो मैं बोलूँ यही रखो आप मैंने सिखाया वही तो फिर आप एक काम करो ऐसे कर दो DXY DYZ DZX DX2 Y2 और D तो इससे क्या फर्क पड़ेगा फर्क ये पड़ेगा कि यहाँ पे Eg की एनर्जी कम है T2G की ज़्यादा जब इसका ये कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे फर्क तब दिखेगा। इसमें T2G में कितने इलेक्ट्रॉन है 3 और 4 T2G में कितने 4 ये सब T2G तो है ये T2G तू कहाँ है T2G में कितने इलेक्ट्रॉन है 4 और Eg में भी कितने इलेक्ट्रॉन है समझे कि नहीं। और इसके ऊपर से इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं हम CFSE अब अनपेयर इलेक्ट्रॉन किसके पास है T2G के पास क्या है अब मान लो इसके ऊपर लाइट की गिरेगी क्या गिरेगी तो इसमें कोई कलर ट्रांजिशन देखने को मिलेगा नहीं मिलेगा क्योंकि ऑलरेडी अनपेयर इलेक्ट्रॉन कहाँ पड़े T2G में ही पड़े तो वो ऊपर नीचे नहीं हो समझो ऐसा रहता है ये सब। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में उल्टा होता है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में अलग। चलो इसी के अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता तो पूरा सिस्टम चेंज होता बनने का क्या चेंज होता था इसके पास कितने हो जाते हैं 6 हो जाते हैं इसके पास 2 समझे कि नहीं क्योंकि फिर भरते कैसे 1 2 3 4 5 6
6 7 8 में से 6 टिट्टू जी के पास रहते, इजी के पास सिर्फ 2, खाली कोऑर्डिनेशन नंबर चेंज हो जाता तो भी, क्योंकि ये पूरा बदल जाता, फिर इजी ऊपर आ जाते, टिट्टू जी नीचे आ जाते। क्लियर, समझे कि नहीं? फिर वो आती कलर वाली बात है, समझे कि नहीं? इजी नीचे होती, टिट्टू जी ऊपर होती, हो सकता है कुछ भी। ये समझ में आया? अब यहाँ पे जो भी फर्क पड़ रहा है इसको क्या बोलते हैं हम? CFSE। क्या बोलते हैं? क्रिस्टल फील्ड सेपरेशन एनर्जी। इतना समझ में आया? ओके, मेरा ही लेक्चर है, उसके अंदर इसी पर से आगे बढ़ेंगे। डे स्कॉलर को क्या करना है? तो डे स्कॉलर को बायोलॉजी का लेक्चर ऊपर बैठ के इनके साथ ही देखना है आज, बराबर? साथ में ही है ना सब, आगे पीछे नहीं है ना? साथ में रहना है, आगे पीछे नहीं रहना है। क्यों बता रहा हूँ? ये मैं एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। डीसा वाला क्लास है ना, वो आगे पीछे रह रहा है, मतलब उनमें क्या है कि यूनिटी नहीं है, वो आगे पीछे रहते हैं बहुत, डीसा वाले। मतलब कोई चैप्टर 9 कर रहा है, कोई 2 कर रहा है, कोई 3 कर रहा है, तो उनका रिजल्ट भी ऐसा ही आएगा, समझे कि नहीं? आप लोग प्रॉपर कर रहे हो यूनिटी के साथ, तो आपका अच्छा रहेगा, समझे नहीं? क्लियर? तो जो भी करो एक साथ करो, सब लोग एक साथ रहोगे तो फायदे में रहोगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड प्लीज डॉट सब्सक्राइब। चलो अभी हम बात कर रहे थे CFT पे, है ना? CFT उसके ऊपर तो हमने मतलब NaHO4 है, टिटेनियम H2O6 है, उसका देखा कि भाई उसकी कैसी कॉन्फ़िगरेशन बनती है, टिट्टू जी में कितने होते हैं, इजी में कितने होते हैं, वो सब बराबर। अभी कोई दूसरा लेके देखते हैं, बराबर? उसका आप एक का करके दिखाओ, भी समझते हैं। FeCN6 -3 है, चलो इसका करके दिखाओ, मैंने जो आपको करवाया है। ये है ना, ऊपर डाइनिंग हॉल में जाने दो, कीबोर्ड ऊपर डाइनिंग हॉल में जाने दो ना। वो तो मैं ले गया एडिशन, वो छोटा ले गया, इसके बदले बड़ा रखा मैंने यहाँ। वो नॉटिस बोर्ड के काम का बोर्ड है, मतलब अच्छा है वो बोर्ड, लेकिन नॉटिस बोर्ड है। अच्छा देखिए, तो नासिक तो क्यों आगे मजा आ रहा है। हमने नासिक जोड़ लो, नासिक एक भी मारा बेटा, मारो नहीं, नासिक क्यों? शिरडी साईं बाबा हो गया। देखो कुछ नहीं था, इजी है बेटा। FeCN6 से बराबर है, FeCN6 क्या बनेगा? 3D5 4SG, मतलब सीधा मैंने लिख दिया Fe+3 का, समझिए? पैरिंग होगी कि नहीं होगी? होगी, बराबर। पैरिंग भी होगी, बराबर। अब इसके अंदर ज्यादा एनर्जी किसकी होगी? Eg, मतलब इलेक्ट्रॉन सब रहेगा T2G, तो एक तो पैरिंग होने की है, मतलब ऐसे रहना है इलेक्ट्रॉन, और रहना है T2G में, मतलब सबके सब इलेक्ट्रॉन यही है, किसमें? T2G। Eg क्या है? खाली, तो इसका निकलेगा क्या?
T2G5 EG0 ऐसा लिखेगा, T2G5 EG0, समझ गए? इससे खाली ये पता चला T2G5 EG0, पहले हमें ये पता था कि भाई T5 है, क्या है T5 पैरिंग है, वो भी पता है, लेकिन कितने EG के बाद से कितने T2G के बाद से ये सेपरेशन में जिसकी एनर्जी कम है उससे पता चलता है, समझ गए कि नहीं? अब T2G में एम्पेयर इलेक्ट्रॉन है, अगर इसके ऊपर लाइट पड़ेगी तो समझते हैं ना, इलेक्ट्रॉन EG में जाके वापिस आएगा, बस वही कॉन्सेप्ट है। अब एक दूसरा कंसेप्ट भी आता है इसके अंदर, अभी मैं कलर की कोई बात नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं स्पेशल बात कर रहा हूँ खाली CFT थियरी पे। किस पे बात कर रहा हूँ? CFT। फिर मैंने ये बताया था आपको कि भाई EG की बढ़ गई, T2G की क्या हो गई, कम हो गई, और इसके बीच में जो फासला है इसको क्या बोलते हैं? CFS। दूसरा एक आता है P, क्या आता है? P मतलब पैरिंग एनर्जी। P क्या होता है? पैरिंग एनर्जी। एक होता है P, इसको हम बोलते हैं पैरिंग एनर्जी। क्या बोलते हैं? पैरिंग एनर्जी पहले से फिक्स होती है। क्या होती है? पहले से पैरिंग एनर्जी मतलब आप समझ लो पैरिंग करने का प्राइस है। पैरिंग एनर्जी मतलब पैरिंग करने का प्राइस कि भाई आपको इस लड़की से शादी करनी है तो आपको 20 लाख चुकाने पड़ेंगे, तो वो प्राइस है उसका। मान लो भी किसी आदमी के पास इतनी कैपेसिटी नहीं है तो क्या वो उसके साथ पैरिंग कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। किसी की कैपेसिटी है तो कर पाएगा। पैरिंग की जो प्राइस है आपके पास उससे ज़्यादा पैसे हैं तो आप पैरिंग कर पाएंगे ही नहीं। पैरिंग की जो प्राइस है उससे ज़्यादा पैसे हैं आपके पास तो आप पैरिंग कर पाएंगे। तो पैरिंग की जो एक प्राइस डिसाइड की गई उससे कम पैसे है तो नहीं कर पाएंगे पैरिंग, समझिए। तो पैरिंग एनर्जी प्री डिसाइडेड एनर्जी होती है कि जो पैरिंग के लिए नीडेड एनर्जी होती है कि भाई पैरिंग के लिए इतनी एनर्जी चाहिए। अब हमें क्या करना पड़ता है? कंपेयर करना पड़ता है दोनों को, CFSC और पैरिंग एनर्जी को कंपेयर करना पड़ता है। किसको किसको कंपेयर करना पड़ता है? CFSC और पैरिंग। मान लो अगर CFSC बड़ी है और पैरिंग एनर्जी कम है तो पैरिंग होगा कि नहीं होगा? होगा। अभी पैरिंग होगा, अभी क्या होगा? पैरिंग होगा। और CFSC छोटी और पैरिंग एनर्जी ज़्यादा है तो पैरिंग नहीं होगी, नो पैरिंग। यहाँ पे नो पैरिंग, समझ गए ना? अब खाली आप देखो CFSC मतलब सेपरेशन एनर्जी, CFSC मतलब सेपरेशन में ज़्यादा एनर्जी आ गई और वो पैरिंग की एनर्जी भी ज़्यादा है, मतलब जो एक प्राइस था पैरिंग का उससे भी अगर CFSC बड़ी है तो पैरिंग होगी भाई। CFSC ज़्यादा है, पैरिंग एनर्जी कम है तो पैरिंग होगी, क्योंकि पैरिंग करने के लिए कम एनर्जी रिक्वायरमेंट है तो कोई भी कर देगा पैरिंग। मान लो 20 रुपए में लड़की मिल रही, कौन नहीं खरीदेगा? अगर है तो पैरिंग के लिए तो हर कोई पैरिंग करेगा। 20 लाख की हो तो ना करे, पैरिंग एनर्जी ज़्यादा है तो कोई पैरिंग करेगा नहीं, करेगा सोचेगा नहीं पैरिंग के बारे में। पैरिंग एनर्जी मतलब देने की है पैरिंग करने के लिए, समझ गए? हाँ, CFSC इक्वल टू पैरिंग है तो वो भी होगी पैरिंग। अरे आपके पास 2 लाख रुपए है, 2 लाख रुपए दे रहा तो आप लेके आएंगे ना, तो शेयर कौन नहीं लाएगा? थ्योरी के हिसाब से, बाकी प्रैक्टिकली कम होता है। चलो कुछ नहीं, अब नहीं समझे तो मैं क्या करूँ, जॉक्स था कॉलेज का, खत्म हुआ। चलो तो ये CFSC की जितना है पैरिंग एनर्जी तो होगी पैरिंग, उससे ज़्यादा आएगा तो CFSC तो भी होगी। CFSC कम हुआ पैरिंग से तो फिर पैरिंग नहीं होगा, क्योंकि पैरिंग के लिए रिक्वायर एनर्जी ज़्यादा है और उतनी एनर्जी सेपरेशन से मिल नहीं रही है तो फिर पैरिंग करना नहीं पॉसिबल नहीं। ये 3 लिख लो, हो पैरिंग, नो पैरिंग, हो पैरिंग। फूल है ना, हिमांशी आया कि तो उगाड़े बच्चे पर लगे आया था।
52 के नहीं आने नहीं हमारे न्यूट्रिएंट्स पगमा दी ले એટલે તો થાકતી જાય निकाल दो अब मेरे को ये बताओ CFSC वैल्यू किस पे डिपेंड करती है सेपरेशन किस पे डिपेंड करता है रिपल्सन किस पे डिपेंड करता है स्ट्रॉन्ग और वीक लिगेंड स्ट्रॉन्ग है तो ज़्यादा क्लोज आ जाएगा ज़्यादा रिपल्सन ज़्यादा सेपरेशन एनर्जी इसका मतलब CFSC उसका ज़्यादा होगा जिसके पास लिगेंड स्ट्रॉन्ग और CFSC ज़्यादा होने से क्या होता है पैरिंग इसीलिए हम स्ट्रॉन्ग लिगेंड में क्या करते हैं समझे कि नहीं क्योंकि स्ट्रॉन्ग लिगेंड ज़्यादा क्लोज आते हैं ज़्यादा क्लोज आने से ज़्यादा रिपल्सन होने से ज़्यादा CFSC वैल्यू पैरिंग एनर्जी से बड़ी हो जाती है CFSC वैल्यू तो वो पैरिंग करने के सारे रास्ते खोल जाते हैं लेकिन पैरिंग हम तभी करते हैं जब ज़रूरत होती है जब नीड्स होती है तब पैरिंग की जाती है कोई 6 साल के बच्चे के पास 25 लाख पड़ा है तो वो शादी करके नहीं आएगा क्योंकि उसको कोई नीड नहीं है 5-6 साल का बच्चा है उसको क्या ज़रूरत शादी करने की समझे लेकिन 20-21 साल का बच्चा है अगर उसके पास पैसे नहीं है तो वो लोन लेके भी पैरिंग के लिए ट्राई करेगा क्योंकि नीड्स है समझे कि नहीं हाँ आप 17 साल के हो मैं 20-21 साल की बात की खुश होने की जरूरत नहीं है इतना 16 साल में बड़ी बात नहीं है मोटी के हमारी खुशी તમારી का देखा है खाली हमारा घर में मोबाइल आता था ये तुमने लड़या मैं तुम्हें ना पाड़ दी उल्टा इफेक्ट आएगा हम पे खबर चल पैरिंग कब होता है D4 to D7 में होता है यहाँ से D4 to D7 में होता है पैरिंग क्लियर और पैरिंग तब होता है जब लिगेंड स्ट्रांग होते हैं D8 में तब होता है जब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है और 6 में नहीं होता D8 में 5 या 5 से कम है चलो हो गया ना ओके इस पढ़ाना चाहता था मैं भूल गया यार अच्छी बात थी हाँ हमें ये पूछ रहा है कि भाई D5 है क्या है D5 और इसका जो म्यू मिल रहा है वो 1.73 मिल रहा है क्या मिल रहा है 1.73 भी है तो क्या सही रहा होगा यहाँ पे ऑप्शन ए E C D इसका जो डेल्टा O है बराबर वो ग्रेटर देन पैरिंग रहा होगा डेल्टा O लेस देन पैरिंग रहा होगा क्या फिर मतलब कुछ भी ऐसे ऑप्शन चल 2 ही ऑप्शन है क्या सही रहा होगा इसमें ए क्योंकि D5 है और ये 1.73 मिल रहा है इसका मतलब D5 में हुआ क्या पैरिंग हो गई है इसीलिए 1.73 मिला पैरिंग हो गई है तो पैरिंग एनर्जी से CFSC वैल्यू ज़्यादा रही होगी दैट्स ऑल योर ऑनर समझ गया लिख तो ये अच्छा है उसके अंदर है ना बाप जी नहीं
हो गया ये। ओके, अब ग्राफ ड्रॉ करना आता है ना, ग्राफ तो समझ गए ना, 3/2 2/3। अगर दो टाइप के ग्राफ होते हैं, एक में क्या होता है कि हमें इजी ऊपर रखना होता है, एक में T2G नहीं, T2G नहीं, इजी, वो कोऑर्डिनेशन नंबर पे डिपेंड करता है। ने 3/5 ने 2/5 समझ में आया? ये अगर ऊपर है तो 3/5, ये ऊपर होता तो 2/5, 2 है तो 3 वाला 3 है तो 2 वाला, वो तो समझ गए ना। एक होता है डेल्टा टी, दूसरा होता है डेल्टा ओ। डेल्टा टी मतलब टेट्राहेड्रल बने तब CFSC, टेट्राहेड्रल समझते हो ना? हाँ, और डेल्टा ओ मतलब टेट्राहेड्रल बने तब CFSC, और इन दोनों का रिलेशन याद रखना, डेल्टा टी इक्वल टू 4/9 डेल्टा ओ। डेल्टा टी क्या होता है? 4/9 डेल्टा ओ, ये रिलेशन। तो बड़ा कौन हुआ? डेल्टा ओ बड़ा है, 4/9 यानी वो 1/2 जैसा हो रहा है। इसका मतलब बड़ा कौन होता है? डेल्टा टी, उससे बड़ा होता है डेल्टा ओ। इससे पता चला। नहीं समझ में आ रहा है किसी को तो एक काम करो, डेल्टा ओ की वैल्यू 50 ले लो और डेल्टा टी फाइंड कर दो, आ जाएगा समझ में। ये कौन बड़ा है? રવિનું મોઢું પણ જેવું લાગે, રવિનું મોઢું પણ જેવું લાગે, પણ જેવું ખરગા જેવું નહીં હોય, માણસમાં કોણ જેવું? એટલે આ માણસમાં કોણ જેવું લાગે? सल्लू भाई ना तो भाई मारे जो हम बोल रहे थे अब ये तो मुंह तो ना दूं, तब मैं कहता हूँ वहाँ पाड़ू यस भाई ये कौन देख रहा है? એ ભાઈ મોટો દર્શન ભાઈ તમને આઈડિયા આપશે કોણ? હા ના માની क्या है आंसर डेल्टा टी का? हाँ, इसको नहीं माना इसको है ही नहीं, सब मानने वाले। ओके, समझ गए ना? अभी जो हम वो पढ़ रहे हैं ना, आई बार सांस से गल्लू की साली फिर से ऑक्स में मारी टक्कर, वो इसके ऊपर से बना हुआ है। मतलब सबकी CFSC की वैल्यू निकाली गई। क्या हो गया? सबकी CFSC की, उसके बाद वो फार्मूला बनाया गया। सबकी CFSC की वैल्यू निकालने के बाद वो फार्मूला बनाया गया। मतलब आयोडीन जब लिया होगा ना लिगेंड में तो CFSC वैल्यू बहुत कम आया होगा, और जब CO लिया होगा तब CFSC वैल्यू सबसे ज़्यादा आया होगा। लेकिन इस पर भी बवाल बच गई थी। क्या बच गई थी? बवाल ये बच गई थी कि फिजिक्स वालों को हमने गलत साबित कर दिया। फिजिक्स वालों ने ये बताया था कि नेगेटिव के बीच में क्या होता है? रिपल्सन। तो केमिस्ट्री वालों ने ऐसा बोला कि अगर नेगेटिव के बीच में रिपल्सन है तो सबसे स्ट्रॉन्ग लिगेंड वो होने चाहिए जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है।
नहीं समझे? अब I माइनस है कि नहीं, तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, और CO है, क्या है? CO, उसके ऊपर कोई चार्ज ही नहीं है, समझे कि नहीं? Cn माइनस के ऊपर क्या है? नेगेटिव। अब एक बात समझो, ये पूरा थियरी डिपेंडेंट है इलेक्ट्रोस्टैटिक पे, कि भाई मेटल के पास इलेक्ट्रॉन क्लाउड और लिगेंड के पास भी क्या है? इलेक्ट्रॉन क्लाउड, और क्लाउड क्लाउड के बीच में क्या होता है? रिपल्सन। तो जिसके ऊपर माइनस चार्ज है उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड तो और भी बड़ा होना चाहिए इसके मुकाबले, समझे कि नहीं? तो और भी ज्यादा रिपल्सन होना चाहिए था नेगेटिव लिगेंड और मेटल के बीच में। तो जिसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है वो सारे लिगेंड कैसे होने चाहिए थे? तो आई बाहर शान से, आई के ऊपर माइनस, पीआर के ऊपर माइनस, शान से के ऊपर माइनस, कल्लू की साली उसके ऊपर माइनस, तो वो सब कैसे है? वीक। और इना हॉस्पिटल ले जाओ, एमोनिया है कोई माइनस, CO है कोई माइनस, ये स्ट्रॉन्ग। जिनका इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है, ऐसा नहीं होता है, लेकिन नेगेटिव चार्ज वाली स्पीशीज का इलेक्ट्रॉन क्लाउड तो और भी ज्यादा बड़ा होता होगा, तो वहां पे और भी ज्यादा रिपल्सन होना चाहिए था, समझे कि नहीं? इसको बोलते हैं लिमिटेशन ऑफ CFT। क्या बोलते हैं? कि व्हाई नेगेटिव चार्ज लिगेंड आर वीक एंड न्यूट्रल लिगेंड आर स्ट्रॉन्ग, CFT कैन नॉट एक्सप्लेन, समझे कि नहीं? जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है वो ज्यादा रिपेल करके ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए था, जैसे कि आयोडीन, और जिसके ऊपर न्यूट्रल है वो वीक लिगेंड बनने चाहिए थे, क्योंकि उसका तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड इतना अच्छा था ही नहीं कि वो रिपेल करे। इसीलिए केमिस्ट्री के जो भी होते हैं बंदे वो CFT को इतना वैल्यू भाव नहीं देते, क्योंकि CFT फिजिक्स पे डिपेंडेंट है। एक नई थियरी बाहर आई है CFT को गलत करने के बाद, नया थियरी बाहर आया था मार्केट में, उसका नाम है LFT। क्या नाम है? यस। कहाँ देखा आपने? अंदर कहाँ? बुक में है। हाँ, CFT गलत हो गया, उसके बाद नया आया था LFT, लिगैंड फील्ड थियरी। क्लियर? इसने ये बताया था कि भाई ऐसे इलेक्ट्रॉनिक फील्ड नहीं देखना होता है, लिगेंड का फील्ड देखना होता है। क्या देखना होता है? मतलब उसके अंदर सिर्फ ऐसे इलेक्ट्रॉन क्लाउड पे बातें नहीं करते हैं, बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है कि भाई लिगेंड की ऑर्बिटल कौन सी है, पाई पाई स्टार है कि सिग्मा सिग्मा स्टार है, लिगेंड कितना क्लोज जा सकता है कॉम्प्लेक्स के, लिगेंड का नेचर क्या है, पाई एसिड लिगेंड है कि किसमें है, क्या है, वो सब देख के फिर पता चलता है लिगेंड स्ट्रॉन्ग है कि नहीं, स्पेक्ट्रा सब निकाल के। LFT हमें पढ़ना नहीं होता है, पर खाली इतना बता सकते हैं कि LFT क्या प्रूफ करना आया था। तो LFT यही प्रूफ करना आया था कि CO स्ट्रॉन्ग कैसे हो और I माइनस वीक कैसे हो, ये खाली प्रूफ करने के लिए LFT दिया गया था। हाँ, कैसे प्रूफ किया गया कि CO स्ट्रॉन्ग है, I माइनस वीक है, तो PhD नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पे, हमें खाली एक एग्जाम है पपलूसा, वो पास करना रहता है, अच्छे मार्क्स लाने रहते हैं। बाकी कोई एक सब्जेक्ट पे पर्टिकुलर PhD करने हम यहाँ पे इकट्ठे नहीं। मैं तो बताना अच्छा बात ये बोले LFT से ये कैसे प्रूफ हुआ कि I माइनस जो है वो वीक है और CO स्ट्रॉन्ग है। चलो करके दिखाओ, कर तो देंगे, 2 लेक्चर और जाएंगे, बाकी मेरे तो आता है कोर्स में, ये मैं जो पढ़ रहा हूँ उसमें, लेकिन वो मेरे काम की चीज़ है, आपके काम की चीज़ नहीं है। मैं PhD नहीं हूँ, कर भी नहीं रहा हूँ, लेकिन आ रहा है मेरे सिलेबस में अभी। दूसरा एक अंदर बुक में दिया है लिमिटेशन ऑफ CFT, वो टॉपिक का नाम ही गलत है, वो लिमिटेशन ऑफ CFT नहीं है, एप्लीकेशन ऑफ CFT है, और गलती से दे दिया है लिमिटेशन ऑफ CFT। मैं आपको दिखाता हूँ, बुक निकालो, आप पढ़ोगे तो आपको ऐसा लगेगा ये यूज है, लिमिटेशन नहीं है।
ऑफ CFT। तो उसके अंदर मतलब दो है, कहीं कहीं यूज है, कहीं कहीं लिमिटेशन है। कुछ यूज है, मान लो कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में पता चलता है CFT से, तो ये लिमिटेशन हुआ कि यूज हुआ? यूज हुआ। The crystal field model is successful in explaining the formation of structure, color and magnetic property। तो ये limitation है, उससे हमें कलर पता चलता है, स्ट्रक्चर पता चलता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पता चलती है। तो क्या है इसके यूज है। हाँ, however assumption that the ligand are point charge if follows that anionic ligand should exert the greatest स्पिकलिंग इफेक्ट। ये जो बोलते हैं इसको स्पिकलिंग बोलते हैं, मतलब जो रिपल्सन करना हो, सेपरेट करना, इसको क्या बोलते हैं? स्पिकलिंग। जो भी है स्प्लिटिंग, यस स्प्लिटिंग। Anionic ligand actually are found at the low and spectrochemical series। एनायन मतलब समझते हो ना, जो भी माइनस वाले हैं वो वीक है, लो मतलब वीक। एंड फर्दर डज नॉट टेक अकाउंट द कोवेलेंट कैरेक्टर ऑफ बॉन्डिंग बिटवीन द लिगैंड एंड सेंट्रल एटम। और दूसरा, CFT ने कोवेलेंट बॉन्ड का जिक्र नहीं किया, उसने बोला आयोनिक बॉन्ड है। तो ऐसे थोड़ी कोई फिजिक्स वालों के नाना का राज चल रहा है कि आप केमिस्ट्री में आके कोऑर्डिनेशन कोवेलेंट बॉन्ड को आयोनिक बॉन्ड बोल के चले जाओ तो हम सहल है। आई गया वही फिजिक्स बढ़ावा चौन वाली रेडियो। चलो अच्छी बात है। फिर यही है कि भाई जो सेंट्रल एटम है, देयर आर सम ऑफ वीकनेस ऑफ CFT, मतलब ये सब CFT की वीकनेस है, और उसी को सुधारने के लिए LFT थ्योरी दिया गया था और MOT भी दिया गया था, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। थैंक यू, बस थैंक यू। किसका है ले आने भाई? अब बे वक्त आ तो भंगारी हाथ नहीं मोड़ता। वो यही लिखा है कि एनायन को आगे दिया है, मतलब वीक है, यानी कैटायन को, कैटायन तो नहीं, न्यूट्रल को पीछे दिया है, मतलब स्ट्रॉन्ग। दीजिए एक बात निकालो CFT। पेज नंबर 258, उसके ऊपर ये नीचे दिया है, पढ़ लेना डेल्टा P और उसका रिलेशन। हाँ, मैं एक बात कहता हूँ, याद रखो, अगर डेल्टा O P से बड़ा है तो ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स को सपोर्ट करेगा कि लो स्पिन कॉम्प्लेक्स को? हाँ, क्योंकि पैरिंग हो रही है तो स्पिन लो हो जाएगी, समझ गए? ये किसको सपोर्ट करेगा? हाई स्पिन, पैरिंग नहीं होने वाली है। चलो D4 है और यहाँ पे D4 है, तो यहाँ पे D4 का क्या होगा? मतलब T2G के फॉर्म में देखिए, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 कोऑर्डिनेशन नंबर 6 से D4 है, तो T2G में क्या रहेगा इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन, और यहाँ पे क्या रहेगा? यहाँ पे T2G4 और Eg0, और यहाँ पे हाँ पोलो को मैं लिख रहा हूँ, Eg4 होगा इसमें Eg4। सिक्स में तो T2G की कम होती है ना, कम एनर्जी में इलेक्ट्रॉन रहा है, अच्छा है, ज्यादा एनर्जी में क्यों है? नहीं इसका, अरे देखो अभी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है 6, एनर्जी ज्यादा किसकी होगी? Eg की ज्यादा होती 6 में, अब जिसकी ज्यादा है उसको क्यों दे इलेक्ट्रॉन? इसके बाद ही बदल गए इलेक्ट्रॉन T2G4 Eg0। अब इसमें देखें, दूसरा अभी देखो कि
4 है तो 4 तो ना T2G 3 EG 1। हाँ लेकिन पैरिंग करने पैरिंग भी करने का वापस से तो फिर T2G 4 और EG 0 क्योंकि पैरिंग करनी समझे। इसमें क्या होगा T2G 3 EG 1 क्योंकि पैरिंग नहीं करनी है तो 1 2 3 4 तो 3 T2G के EG समझे आगे नहीं। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं अगर ऐसा है तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऐसा है तो क्या होने वाला है। कितने को समझ में आया है जी? अल्पा झाड़ा देंगे D5 है क्या D5 और ये तो क्या होगा सोचो तो होगा, लिखना पड़ेगा, ऐसे देखने से कुछ नहीं होता। स्टिकर होगा मस्त मस्त ना नाना छोकरा अमुक ने पीपला ने बोलू भाई म्हणजे खबर नहीं अमुक छोकरे પેલી ચાવી દેખું એક્ટિવા ની મને એમ લાગે કે આ લોકો આટલું મોટું કિચન લઈને ફરતા કેવી રીતે છે। અમુક ને આખો ઢીંગલો લટકતો હોય પૂરો એક્ટિવા ચાલુ ગજબ ના કહેવાય। મને એકલી ચાવી ખિસ્સામાં પડી હોય બોલો રહેતી નહીં ઓલા આવડો ઢીંગલો છે તે લઈને ફરતા હશે એવું હોય છોકરીઓ પાછો ચાવી નો પીપલા લટકતા ડોલ લટકતી હોય એટલે બેગમાં રાખે ખાસ કરીને ચાવી તમે તો હિસાબ રાખે તો ફોન પર છે એ લીધું રહે। देखो भाई उजड़ा चमन ध्यान देखना D5 है क्या है D5 नॉर्मल कंडीशन में तो ऐसा ही होगा और यहाँ पे पैरिंग करनी पड़ेगी तो कर दे पैरिंग करेंगे तो ऐसा होगा। अब पैरिंग तो होनी ही है। अब ये सोचो कि इलेक्ट्रॉन T2G के पास होंगे कि EG के पास जो भी है वो सब T2G का ही है। T2G का क्यों क्योंकि एनर्जी कम है इसीलिए ये सब T2G का EG के पास कुछ नहीं है इसलिए क्या होगा T2G 5 EG 0। जब मेटल सेपरेट रही होगी तब लिगेंड उसकी लाइफ में नहीं आया होगा तब तो ऐसा रहा होगा T2G 3 EG 2 लेकिन लिगेंड के आने के बाद ऐसा क्योंकि लिगेंड के आने के बाद सेपरेशन एनर्जी ज़्यादा निकली। अब इसमें देखो ये क्यों क्योंकि ऐसा था फायरिंग होने जितनी एनर्जी निकली नहीं इतनी एनर्जी मिली नहीं सफिशिएंट एनर्जी की फायरिंग हो पाए भी जो था होगा। थैंक फॉर वॉचिंग लाइक शेयर एंड प्लीज डोंट सब्सक्राइब। कम हुए